आपके अपने चैनल ममता मनोटेज पे आप सभी लोग का स्वागत है और टाइम जाया ना करते हुए यह वीडियो स्टार्ट कर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अलंकार निरूपण। अलंकार कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा क्या है। सबसे मुश्किल उन लोगों के लिए हो जाता है कि दोहे का अर्थ जानते नहीं तो अलंकार निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं आज इस वीडियो में कैसे अलंकार को आसानी से समझें। ठीक है, तो अलंकार को हम दो रूपों में समझ सकते हैं, दो रूपों में जान सकते हैं। पहला आभूषण या शोभा के मान में और दूसरा सौंदर्य उपकरण के रूप में। ठीक है, आभूषण गहना जो होता है उसे भी हम अलंकरण ही कहते हैं, या सौंदर्य उपकरण के रूप में ऐसे कोई भी चीज जो शोभा बढ़ाए, जो सुंदरता को बढ़ाए, वो अलंकार ही होता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं आगे कि अलंकार किन शब्दों से, किन धातु और प्रत्यय से मिलके बना है। तो आइए जानते हैं। अलंकार जो होता है अलम और क्रि धातु से और प्रत्यय कृतन प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण या शोभा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही मैंने पहले ही बताया था कि आभूषण, भूषण या शोभा होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम इसकी परिभाषा। अलंकार की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में पूरा विस्तृत से जानते हैं हम लोग। अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे, मैंने पहले ही बताया, जो अलंकृत करे, जो शोभा बढ़ाए, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। वो अलंकृत करने वाली चीज़ कोई भी हो, जैसे स्त्री गहना पहनती है, अलंकार गहने पहनती स्त्रियों की शोभा बढ़ जाती है, वो भी अलंकार है। और काव्य में भी यदि किसी के द्वारा चमत्कृत होता है कोई चीज़, काव्य हमारा जिसके माध्यम से चमत्कृत होता है, जिसके माध्यम से शोभा बढ़ती है काव्य की, तो वो अलंकार ही है। अपना अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है, रस छंद अलंकार, कोई झनकार लाता है, मक्ता लाता है। रस का काम है भाव को लाना, छंद का काम है झनकार उत्पन्न करना काव्य में। तो आइए देखते हैं अलंकार। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार मुख्य है, उभयालंकार तो नगण्य है। ठीक है, तो जानते हैं शब्दालंकार क्या है। शब्द के माध्यम से जब काव्य में चमत्कार या चमत्कृत हो तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। ये हम आपको बीच बीच में बताएंगे, अभी आप लोग पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे। अर्थालंकार जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कृत होते हैं तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। तो आइए देखते हैं इनके भेद के कितने भेद हैं। वैसे भेद तो बहुत सारे हैं, आचार्यों ने हमारे 400 के ऊपर भेद बताए, लेकिन हम मुख्य को ही जानते हैं। ठीक है, जो कि पेपर में आते हैं हमारे। शब्दालंकार के भेद हैं अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, जो कि मुख्य हैं, पेपर में आते रहते हैं। और अर्थालंकार उपमा, काव्यलिंग, रूपक, विरोधाभास और उत्प्रेक्षा। ठीक है, इनको हम क्रम से जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे, विस्तृत जानेंगे। और हम आप लोग को बीच बीच में ट्रिक भी बताएंगे कि अलंकार पढ़ लेना ही जरूरी नहीं कि अलंकार आ गया। ठीक है, लेकिन उसे हम अर्थ अगर नहीं जानते हैं, अगर दोहे का अर्थ नहीं जानते तो हम अलंकार नहीं निकाल पाएंगे। तो हम आइए इस वीडियो में बताते हैं आप लोग को कि विस्तृत तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर अर्थ नहीं आ रहा फिर भी कैसे अलंकार को समझ पाते हैं। ठीक है, तो आइए उपमा का हम जानते हैं, उपमा के बारे में। उपमा का अर्थ क्या होता है, संधि विच्छेद करेंगे तो उप और माँ आएगा। उप का अर्थ होता है समीप से और माँ का अर्थ है मापना, मतलब समीप से किसी वस्तु को रख के मापना। उपमा अलंकार परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। जहाँ दो भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच सादृश्य या साधर्म की स्थापना की जाती है वही उपमा अलंकार होता है। मैंने पहले ही बताया, वस्तुओं जो दो भिन्न वस्तुएं हो, ठीक है, या फिर व्यक्ति ही क्यों ना हो, भिन्न तो हैं लेकिन उनमें समानता दिखाई जाए। ऐसा नहीं है कि पूरा हूबहू ही है, थोड़ी बहुत समानता जरूर है, तो उसे ही उपमा कहते हैं। ठीक है, उपमा के 4 तत्व होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। उपमेय जो होता है क्या होता है जानते हैं, जिसकी उपमा दी जाती है। ठीक है, जैसे कहा गया ना कि नायिका का मुख चांद के समान है। ठीक है, तो नायिका यहाँ पे उपमेय हुई। उपमान क्या होती है, क्या होता है,
जिससे उपमा दी जाती है। नायिका का मुख चाँद के समान है। चाँद क्या हुआ यहाँ पे? उपमान हुआ। ठीक है, कि उपमा के भेद कितने हैं? ठीक है, उपमा के 3 भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। इसके बारे में हम क्रमशः जानते हैं कि पूर्णोपमा क्या होता है। पूर्णोपमा अलंकार है, इसके भेद हैं। तो क्या होता है पूर्णोपमा? ठीक है, पूर्णोपमा वह होता है जिस पद में अलंकार के चारों तत्व विद्यमान हो, वही पूर्णोपमा होता है। मैंने बताया ना, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और अवाचक। तो 2 छूट गया था, साधारण धर्म और वाचक। तो मैं यहाँ पे आप लोग को उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ कि होता क्या है। ठीक है, मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है। ठीक है, सशिशो उज्ज्वल तीयवदन, ये उदाहरण है पूर्णोपमा का। पूर्णोपमा के नाम से ही आप लोग को पता चल जाएगा कि पूर्ण उपमा, जिसमें सारे तत्व उपमा के विद्यमान हो, वही होता है पूर्ण उपमा। तो उदाहरण में है ही चारों धर्म, मैं बताती हूँ आप लोग को। चारों तत्व विद्यमान है, कैसे? देखिए, सशिशो उज्ज्वल तीयवदन। सशिशो मतलब चंद्रमा के समान, उज्ज्वल तीयवदन, उसका वदन, उसका शरीर चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, नायिका का। ठीक है, नायिका का जो वदन है वो उज्ज्वल मीन से उज्ज्वल सफ़ेद है, चंद्रमा के समान। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है, शशि चंद्रमा जो है वो उपमान है, तीय नायिका, उसके लिए कहा गया नायिका, ये उपमेय हुई। और यहाँ पे साधारण धर्म क्या होता है मैंने आप लोग को बताया नहीं था। ठीक है, बताते हैं। वह गुण जिसके कारण उपमेय और उपमान में समानता दिखाया जाए। ठीक है, वही होता है उज्ज्वल। उज्ज्वल से ही तो समानता दिख रही है ना, किसके समान है? उसके समान है, चंद्रमा के समान। तो यहाँ पे उज्ज्वल ही साधारण धर्म है और वाचक, जो दोनों कड़ियों को जोड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जो सो है वो हमारा वाचक हुआ। ठीक है, यहाँ पे चारों तत्व विद्यमान है, इसलिए ये पूर्णोपमा अलंकार हुआ। ठीक, अब देखते हैं अपना अगला अलंकार का भाग, उपमा अलंकार के अगला भाग लुप्तोपमा। इसमें क्या है? जब उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक में से, मतलब चारों तत्व में से एक तत्व या 2 तत्व या 3, चारों नहीं लोप होंगे, 3 या 1 या 2 लोप होगा, तो वहीं पे लुप्तोपमा होगा। या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो वही लुप्तोपमा होगा। तो आइए देखते हैं हम अपना उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पे उदाहरण मैंने लिया हुआ है इसका लुप्तोपमा का। बिजुरी सी पंकजमुखी, कनक लता तीय लेखी। यहाँ पे 2 पद हैं। ठीक है, 2 लाइन है। तो पहले में देखिए, बिजुरी सी पंकजमुखी, पहले में कहा ही गया है पंकजमुखी, नायिका बिजली सी है, नायिका बिजली के समान है। तो यहाँ पे पंकजमुखी जो हुआ उपमेय हो गया। ठीक है, उपमेय, नायिका के लिए पंकजमुखी संबोधन किया गया है, तो ये उपमेय हुआ। इसकी उपमा दी जा रही किससे? बिजुरी से। तो बिजुरी, बिजली क्या हुई? बिजली हुई, उपमान। यहाँ पे सी, सा और सी जो दोनों को जोड़ते हैं, वाचक हुआ, मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे उपमेय, उपमान और वाचक है, लेकिन साधारण धर्म गायब है। ठीक है, अब देखते हैं कनक लता तीय लेख में। इसमें वह कनक लता के समान है, तो यहाँ पे तीय, तीय जो हुई उपमेय और कनक लता उपमान हुई। इसका मतलब इस वाक्य में वाचक और साधारण धर्म दोनों ही गायब है। मैंने पहले बताया था कि चारों में से एक रहेगा, 3 गायब हो सकता है, या फिर 1 या 2, 3 गायब हो सकता है। तो इसमें 2 नहीं है, तो ये लुप्तोपमा होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला हम मालोपमा। मालोपमा अलंकार जो होता है, इसमें क्या होता है? जब एक उपमेय के लिए, ठीक है, एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमान लाए जाए, तो वहाँ पे मालोपमा अलंकार होता है। तो इसके नाम से भी हम देख सकते हैं, इसका नाम ही है मालोपमा। ठीक है, इसका नाम ऐसे ही पड़ा, उपमाओं की माला बन जाने के कारण। मालोपमा, उपमाओं की माला बन जाने के कारण ही इसे मालोपमा कहते हैं। ठीक है, जहाँ एक ही उपमेय के लिए बहुत सारे उपमान लाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हिरनी से मीन से सुखंजन समान चारु, अमल कमल से विलोचन तुम्हारे हैं। तो इस छंद में आप लोग देख पाएंगे
एक विलोचन के कारण अर्थात नेत्र के कारण, एक नेत्र के कारण यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी उपमाओं की माला सी बन पड़ रही है। हिरनी से मतलब अर्थ भी हम आप लोग को बता देते हैं। विलोचन तुम्हारे हैं, यहाँ से उठाएंगे आपके नेत्र, नायक नायिका से कहता है कि आपके नेत्र हिरनी के समान, हिरनी के नेत्र के समान, मीन से मछली के नेत्र के समान, सुखंजन पक्षी के समान और कमल के समान तुम्हारे नेत्र हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एक नेत्र के लिए, विलोचन के लिए हिरनी, मीन, खंजन और कमल 4 उपमानों का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो एक माला होने के कारण एक उपमेय के लिए इतने सारे उपमान का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे मालोपमा अलंकार होगा। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि अलंकार को समझने के लिए आजकल ट्रिक का बहुत चलन है। ठीक है, तो आइए हम बता देते हैं। विस्तृत तो आप लोगों ने जान ही लिया, तो आइए जानते हैं कि जब दोहे का अर्थ भी ना आ रहा हो तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे अलंकार को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी पद में सा, सी, सो, सु आए, ठीक है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ये 90% है। बस यही मालोपमा, जब मालोपमा में ये जो होता है वाचक होता है ना, ये वाचक विलुप्त होगा तभी नहीं होगा, बाकी तो होगा ही, क्योंकि वाचक सा, सी, सु जो ये जोड़ने वाली कड़ी होती है वाचक होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, अलंकार को अच्छी तरीके से समझ पाए। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।